नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म द क्लासमेट गुरुकुल पर। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे भूकंप यानी अर्थक्वेक के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है भूकंप। सबसे पहले हम देख लेते हैं भूकंप का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। भूकंप जो शब्द है वो भू धन कंप दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ भू का तात्पर्य भूमि, धरती या पृथ्वी से है तथा कंप का तात्पर्य कंपन, दोलन या कांपना या हिलना से है। इसकी परिभाषा है, जब किसी बाह्य या अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी के भूपटल पर यानी भूपरपट्टी पर कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। तो इसकी उत्पत्ति सदैव मेंटल से होती है। जो भूकंप है यह सदैव मेंटल से उत्पन्न होता है। मेंटल आपको पता है दूसरी परत है, भूपरपट्टी के बाद दूसरी परत मेंटल होती है जो अर्धतरल अवस्था में है, उसी वहीं से भूकंप आता है। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। जो भूकंप आने वाला रहता है तो वायुमंडल में रेडान जो गैस होती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो आगे चलिए देखते हैं इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं भूकंप में। पहला है भूकंप मूल या फोकस। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे फोकस कहते हैं। ये देखिए, जहाँ से उत्पन्न होता है भूकंप, जहाँ से उसका ओरिजिन होता है, जिस जगह के कारण ऊपर भूकंप आता है, इसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं। दूसरा है भूकंप अधिकेंद्र या इपीसेंटर। ये जो भूकंप का जो फोकस होता है उसके ठीक लंबवत ऊपर धरातल पर जो बिंदु होता है जहाँ पर इसके झटके महसूस किए जाते हैं उसको बोलते हैं इपीसेंटर या अधिकेंद्र। और ये जो देखिए आप फॉल्ट का मतलब होता है भ्रंश। जहाँ दो प्लेटें आपस में जुड़ी होती हैं, जब उनमें थोड़ा सा हल्का सा गति या टकराव होता है तो उसके कारण ये भूकंप उत्पन्न होता है। तीसरा है सिस्मोलॉजी। भूकंपीय तरंगों एवं अन्य भूकंप के विवरण के बारे में अध्ययन करना सिस्मोलॉजी कहलाता है। अर्थात भूकंप के बारे में अध्ययन करना सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोग्राफ, ये जो भूकंप की तीव्रता होती है जिस ग्राफ पर दर्शाई जाती है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। और रिक्टर स्केल, ये जो भूकंप की तीव्रता मापने का जो स्केल होता है, ये रिक्टर स्केल ये रिक्टर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया था। इसमें 0 से 9 तक अंक होते हैं। उसके बाद है मार्केल स्केल। ये भी रिक्टर स्केल की तरह है जो तीव्रता मापने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता था। ये पहले इसका प्रयोग किया जाता था, अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे चलिए देखते हैं। आगे भूकंपीय तरंगे, ये 3 प्रकार की होती हैं। जो भूकंप की तरंगे होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला है पी तरंग, दूसरा यस तरंग, तीसरा यल तरंग। तो पहले देखते हैं पी तरंग क्या होता है। यह सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। जो तरंग है पी, यह सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, इसलिए इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। भूकंप आने पर सबसे पहले जो तरंग आती है उसे पी तरंग बोलते हैं। इसकी गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गमन करती है। यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में चल सकती है। यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। यह सबसे कम क्षति पहुंचाती है। यह जो पी तरंग है इसकी स्पीड अधिक होती है, बहुत अधिक स्पीड होने के कारण इससे ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचती। ये तुरंत आती है और 1 सेकंड में आती है और चली जाती है, ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाती है। आगे चलिए देखते हैं दूसरा तरंग हमारा है यस तरंग। यह पी तरंग के पश्चात आती है। इन्हें द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। यह केवल ठोस में चल सकती है। इनकी गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये उसकी अपेक्षा इसकी गति थोड़ी कम होती है और ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। गति कम होने के कारण ये पी से अधिक क्षति पहुंचाती है। पी की अपेक्षा इससे क्षति अधिक होती है, धीरे धीरे आती है तो पी की अपेक्षा ये थोड़ा ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। अगला है यल तरंग। इसकी खोज HD लव नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में चल सकती है। इसकी गति 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, जिस वजह से यह सबसे विनाशकारी तरंग होती है। यह बहुत धीरे गति में आती है और ज़्यादा टाइम तक रुक जाती है, जिसके कारण वो इससे बहुत भारी नुकसान हो जाता है इस यल तरंग से। अगला है भूकंप के कारण एवं प्रभाव। कारण है, पहला है प्लेट विवर्तन। इस वजह से अधिकतम भूकंप आते हैं वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से आते हैं, क्योंकि आपको पता है जो पृथ्वी की भूपरपट्टी है वो सभी प्लेटों से मिलकर बनी है। बहुत सारी प्लेटें मिलकर भूपरपट्टी का निर्माण करती हैं। उसके बाद है वलन, यानी कि जब 2 प्लेटें आपस में टकरा कर वलित पर्वत बनाती हैं या वलित हो जाती हैं तो उससे भी भूकंप आने का जो चांसेस बढ़ जाता है। अगला भ्रंशन, यानी कि जब दो प्लेटें एक दूसरे पर जब फिसलती हैं, सरकती हैं या एक दूसरे पर गति करती हैं तो उससे भी जो है भूकंप आता है, उस वजह से भी भूकंप आता है। अगला है ज्वालामुखी के उद्गार से भी भूकंप आते हैं। उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ जो भूकंप के झटके महसूस होते हैं। 5वां है अणुबम परीक्षण। जब हम परमाणु बमों का परीक्षण करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में जब राजस्थान के जो पोखरण वाला स्थान है वहाँ पर जब परमाणु बम का परीक्षण हो रहा था तो जो ज़मीन के अंदर उसका परीक्षण हो रहा था, तो जब परीक्षण हुआ तो उसके पश्चात जो भूकंप के झटके उसकी वजह से जो आए वो पाकिस्तान तक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे इस परीक्षण से। छठा है आपका डीजे। जैसे आप कभी देखते हैं फंक्शन रहता है या शादी रहता है या किसी का जो प्रोग्राम कुछ रहता है तो उसमें जब डीजे आता है जो उसको हाई बेस पर जब चलाते हैं तो घर को खिड़की दरवाजे होते हैं उनमें
थोड़ा सा कंपन आता है। खिड़कियों की जो कांच की खिड़कियाँ होती हैं उनमें कंपन आपको देखने को मिलता है। आप अगर कभी स्टेशन पे जाइएगा तो जो आप स्टेशन के पास खड़े रहिए, और जब वो मालगाड़ी वाली ट्रेन आती है जो बहुत स्पीड से निकल जाती है, वो स्टेशन पे रुकती नहीं है, तो वहाँ आप खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा स्टेशन के आसपास का जो एरिया है उसमें थोड़ा सा कंपन होता है। भी भूकंप का ही रूप है, लेकिन उसकी तीव्रता कम होती है, जिससे क्षति नहीं होती है। और एस्टेरॉयड जब गिरता है कहीं पे, जैसे बड़े बड़े एस्टेरॉयड जब गिरते हैं तो वो भी भूकंप की उसकी वजह से भूकंप आ सकता है, क्योंकि वो पृथ्वी की गति को प्रभावित करते हैं। तो भूकंप ऊपर पट्टी पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं भूकंप के आने के पश्चात उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला है भूस्खलन। जब भूकंप आता है तो अधिकतर जो लैंडस्लाइड होता है, पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप जब आता है, जैसे आप यहाँ पर देखें, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब हिमालय क्षेत्र में जब भूकंप आता है तो जो उसके पर्वतीय भाग होते हैं उसमें जो चट्टानें होती हैं वो उसमें उनमें लैंडस्लाइड हो जाता है। चट्टानें खिसक जाती हैं भूकंप के कारण, चट्टानें खिसक कर नीचे गिरने लगती हैं पहाड़ों पे से, तो उसे बोलते हैं भूस्खलन, जो कि भूकंप के कारण से भी होता है भूस्खलन। दूसरा धरती में दरार। कहीं आप भूकंप आने की वजह से कहीं भूकंप आने की वजह से धरती में दरार आ जाती है, जैसे कि प्लेटों के बीच में दरार आ जाती है जब बहुत बड़े पैमाने पर भूकंप आता है। तीसरा है हिमस्खलन। हिमस्खलन वैसे जैसे लैंडस्लाइड होता है ऐसे ये भी है, हिमस्खलन भी होता है जैसे भूस्खलन। ये होता है जो पर्वत पर बहुत ऊंचाई पर स्थित पर्वत हैं उनमें बर्फ़ जम जाती है, और जब वो पर्वत जो जिस प्लेट पे होता है वो प्लेट जब हिलता डुलता है तो ऊपर के जो बर्फ़ है वो फिसल कर नीचे गिरने लगती हैं, जो बड़े बड़े चट्टानों के रूप में होती हैं, उसको बोलते हैं हिमस्खलन। अगला है धरातली विसंगति। धरातली विसंगति का अर्थ ये है जैसे कोई दो प्लेटें हैं, जब भूकंप आता है तो प्लेटों में के बीच में भी थोड़ा सा जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। तो कोई प्लेट ऊपर उठ जाती है, कोई धंस जाती है। तो जो धरातल समतल था या जो समान था उसमें विसंगति आ जाती है, कहीं ऊंचा कहीं हल्का सा डाउन नीचे या ऐसा ही हो जाता है, तो उसको बोलते हैं धरातली विसंगति। तो इसका ये भी भूकंप के कारण हो सकता है, भूकंप का ही प्रभाव है। और पांचवा है बड़ी इमारतों का टूटना। जैसे कोई गगनचुंबी इमारत है, जब बहुत बड़े पैमाने पर भूकंप आता है, बहुत अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी इमारतें भी गिर जाती हैं। छठवा है महासागरीय भूकंप से सुनामी। अब यही भूकंप महासागरीय या जलमंडल में आता है, महासागरों में आता है, तो महासागर के ऊपर जो पानी है वो उसमें हलचल हो जाती है, जिससे बहुत ऊंचाई के जो लहरें उठने लगती हैं। जब पानी में हलचल होती है, भूकंप आता है तो उसको पूरा पानी पूरे महासागरों को हिला देता है, तो उसके पानी में हलचल आ जाती है। वही पानी जब तटों पर टकराता है तो ऊंची ऊंची लहरें उठ जाती हैं, जिसे हम सुनामी कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं इनका वितरण जो है, भारत में प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसको हम जो भारत में भूकंपीय क्षेत्र हैं उसको जोन में बांटा गया है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का बनाया गया है। देखिए इसमें जितने भी 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं ये रेड जोन में आते हैं, और यहाँ भी थोड़ा सा आता है ये नेपाल के बॉर्डर के किनारे वाला एरिया, ये भी रेड जोन में आता है, जो कि वेरी हाई रिस्क जोन में आता है। देखिए यहाँ पे है जो रेड कलर का है। और बाकी ये उत्तराखंड में थोड़ा सा है, और ये हिमाचल प्रदेश, और ये जम्मू कश्मीर, और ये गुजरात का जो उत्तरी क्षेत्र है भुज वाला इलाका, वहाँ भी वो भी रेड जोन में आता है, यानी 5वें जोन में आता है। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, देखिए सभी जो दर्शाया भी गया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 ये सभी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं। मॉडरेट रिस्क जोन ये जोन 3 को बोलते हैं, और लो रिस्क जोन ये जोन 2 को बोलते हैं। तो जो बिहार और उत्तर प्रदेश का अधिकतम इलाका जो है वो आता है 3rd जोन में आता है, जो कि सेफ़ एरिया है, सेफ़ जोन में आता है। इधर दिल्ली जो आपका दिल्ली है ये दिल्ली आता है 4th जोन में, आप ये देख सकते हैं ये 4th जोन में दिल्ली आता है। तो आगे चलिए देखते हैं कि विश्व के प्रमुख भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में देख लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे एक रिंग की तरह बना है, ये आप देखिए यहाँ पर, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये जो पैसिफिक ओशन है या प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागरीय पेटी है, उसके किनारे किनारे पर जो बहुत सारी छोटी छोटी पेटियाँ हैं या प्लेट्स हैं वो उसमें टकराती रहती हैं, जिनकी वजह से दुनिया में सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी इसी पेटी में आता है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ जो रेड कलर से बना है वो भूकंप है। ये जो है ये मध्य महासागरीय प्लेट है, या देखिए आप जहाँ भी देखिए प्लेट जहाँ जहाँ एक दूसरे टकराती हैं मिलती हैं, ये देखिए ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है। जहाँ प्लेटों के किनारे 2 किनारे आपस में मिलते हैं वहाँ अधिकतम भूकंप और ज्वालामुखी आता है। आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं वहाँ भूकंपीय क्षेत्र अधिक है। तो ये था विश्व के प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।